नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी। लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। सदन में जब वोटिंग हुई तो विपक्षी सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान ही वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना भाषण पूरा किया और फिर नियम के हिसाब से वोटिंग हुई, जिसमें ध्वनि मत से सरकार की जीत हुई और विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। जबकि इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री ने आखिरी दिन बहस में हिस्सा लिया और विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा और दावा किया कि विपक्ष बिना किसी तैयारी के अविश्वास प्रस्ताव लाया। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बीच में बोलते बोलते रुक गए, क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री बोल रहे थे विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद सदन से जाने लगे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को थोड़े समय के लिए रुकना पड़ा। लेकिन वो ज्यादा नहीं रुके और उन्होंने विपक्ष के सदन से वॉकआउट के दौरान ही बोलना शुरू कर दिया और विपक्षी सांसदों पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। शब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कभी मणिपुर पर चर्चा चाहता ही नहीं था। उन्होंने अमित शाह के एक दिन पहले दिए गए भाषण का जिक्र किया और विपक्ष पर मणिपुर मुद्दे पर सियासत करने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि लोग इतना झूठ फैला सकते हैं, ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग। वहीं प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर अपनी सरकार की मंशा साफ करते हुए यह कहा कि उनकी सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार थी। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में सरकार की ओर से की गई चर्चा की कोशिशों का जिक्र करते हुए विपक्ष को आड़े हाथ लिया। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ, चर्चा करो। गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिख करके कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर। इसका यह परिणाम था। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने मणिपुर में हिंसा पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मणिपुर के वायरल वीडियो के मामले के बाद विपक्ष लगातार सदन में यह मुद्दा उठा रहा था। प्रधानमंत्री ने उसी मामले का जिक्र किया और दोषियों को कड़ी सजा देने का भरोसा दिया। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और यह अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर बोलते हुए वहां के लोगों को भरोसा दिया कि मणिपुर की समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकाला जाएगा, क्योंकि उनकी सरकार वहां हिंसा रोकने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केवल मणिपुर ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने कभी नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वहां सीटें कम है। नॉर्थ ईस्ट में उनकी कोशिश रही कि जहां पर एक्का दुक्का सीटें होती थी वो इलाके उनके लिए स्वीकार्य नहीं थे, वो इलाके उनको मंजूर नहीं थे, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था, उनको देश के नागरिक के रीते उनकी कोई संवेदना नहीं थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के एक दिन पहले दिए उस बयान की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने मणिपुर में हुई हिंसा पर केंद्र सरकार को घेरते हुए टिप्पणी की थी। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या?
ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। वहीं अपने भाषण में प्रधानमंत्री विपक्षी गठबंधन इंडिया का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने यूपीए को खत्म करने के फैसले पर तंज कसा, क्योंकि बेंगलुरु में हुई बैठक में ही विपक्ष के नए गठबंधन का नाम पड़ा, जिसमें कांग्रेस समेत कई ऐसी पार्टियां शामिल हैं जो पहले एक दूसरे की विरोधी हुआ करती थी। एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने संसद में जोरदार भाषण दिया और विपक्ष के आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया। यही नहीं, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए उनके सदन में चर्चा के अंदाज पर तंज कस दिया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी एकता पर तो उंगली उठाई ही, मजाकिया अंदाज में बहस के दौरान विपक्षी सांसदों के भाषण पर भी चुटकी ले डाली। अपने कट्टर भ्रष्ट साथी उनकी शर्त पर मजबूर होकर के और इस अविश्वास पर प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव की पिच पर ऑल आउट करने का दावा तक कर डाला। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों के भाषण की खुलकर तारीफ भी की। देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उसकी तैयारियों पर भी चुटकी ली। उन्होंने 2018 के अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तंज कसा। तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का? क्या दारिद्र्य है? यही नहीं, 2018 की तरह प्रधानमंत्री ने इस बार भी विपक्ष को अगले अविश्वास प्रस्ताव की तैयारियों की नसीहत दी। या यूं कहे कि उन्होंने 2024 में जीत का दावा कर दिया, क्योंकि उन्होंने उम्मीद जताई कि 2028 में अविश्वास प्रस्ताव आने के वक्त भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा। देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी पर भी चुटकी ली। एक दिन पहले अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव पर अधीर रंजन चौधरी को बोलने का मौका नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए उन पर तंज कसा था। प्रधानमंत्री ने अमित शाह की उसी बात का जिक्र करते हुए बात को आगे बढ़ाया और अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधा। उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इशारों में यह जताया कि अधीर रंजन को कांग्रेस टीएमसी की वजह से बोलने का मौका नहीं देती। प्रधानमंत्री ने जब अधीर रंजन चौधरी पर तंज कसा, पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी को दरकिनार करती है। गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें यह माहिर है।
नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है। क्यों अधीर बाबू को दरकिनारे कर दिया गया? पता नहीं, कलकत्ता से कोई फोन आया हो। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि कांग्रेस जानबूझकर अधीर रंजन चौधरी की अनदेखी करती है। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री की बातों का विरोध भी किया। और कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। कभी चुनावों के नाम पर उन्हें अस्थायी रूप से फ्लोर लीडर से हटा देते हैं। बिट्टू जी, हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन बोलते हुए प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर इशारों में हमला किया। उन्होंने उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने अंदाज से बता दिया कि वो राहुल गांधी के बारे में ही बात कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जिक्र करते हुए राहुल पर निशाना साधा, क्योंकि राहुल गांधी ने सरकार पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बर्बाद करने का आरोप लगाया था। उन्होंने 2019 के चुनाव के दौरान यह मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री ने उसी समय का जिक्र करते हुए उन पर हमला किया। खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है सर। वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था। वहीं कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने उन नारों का जिक्र किया जो उनके खिलाफ लगाए गए। प्रधानमंत्री ने उन्हें उनकी सफलता की दवा बताया और विपक्ष पर निशाना साधा। सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के मामले में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने की मांग की, जिसके बाद स्पीकर ने अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया। इस मामले में जब तक विशेषाधिकार हनन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री पर विवादास्पद टिप्पणी की थी तो बीजेपी तमतमा गई। गुस्से में आग बबूला हुए संसदीय कार्य मंत्री ने उसी समय एक्शन की मांग तक कर डाली थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, इसको एक्सपंज करना, प्राइम मिनिस्टर इज हाई अथॉरिटी, इसको एक्सपंज करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए सर। ऐसा नहीं चलता है सर। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, सदन में प्रधानमंत्री की एंट्री हुई और बीजेपी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से अधीर रंजन चौधरी को थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। बहुमत की बाहुबली आपके पास है, बहुमत की बाहुबली से आप जीत सकते हो, लेकिन हमें क्यों ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़े, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करना चाहिए। उधर प्रधानमंत्री के सदन में आते ही अधीर रंजन चौधरी ने संसदीय परंपरा की तारीफ शुरू कर दी। यही नहीं, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की ताकत का भी जिक्र किया, क्योंकि विपक्ष ये तर्क दे चुका है कि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया क्योंकि वो चाहता था कि प्रधानमंत्री मणिपुर में संसद में बयान दे। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारे देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सिर्फ हमारा
मांग थी और कुछ नहीं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मणिपुर और हरियाणा में हुई हिंसा पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में नफरत की सियासत हो रही है। इस दौरान ओवैसी ने एक शायरी सुनाते हुए सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो तर क्यों नहीं जाते। आखिर कहां गया, उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, यानी 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है। आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर है। इधर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाले मुद्दे को उठाया और उनको घेरा। इससे पहले सिंधिया ने साफ कर दिया कि सदन में व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए। मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही। राहत इंदारी जी के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों का मुद्दा भी उठाया और उन पर हमला किया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान हिंसा का जिक्र करते हुए इन मामलों में राहुल गांधी और कांग्रेस के रुख पर भी उंगली उठाई। कौन सी इंडिया की आवाज ये उठाते हैं जब विदेश जाकर 2 इंडियाज की बात करते हैं। ये कौन सी इंडिया की आवाज उठाते हैं जब गलवान में हमारे सेना के शौर्य और उसी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाते हैं। ये कौन से इंडिया की आवाज करते हैं जो कोरोना जैसी भीषण समस्या में राजनीति पर उतर जाते हैं। इधर लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी मणिपुर के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष की मणिपुर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग पर खूब शोरगुल हुआ, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी से जुड़ी ऐसी टिप्पणी की जिस पर बीजेपी आग बबूला हो गई। नौबत आ गई कि दोनों तरफ के सांसद सभापति की चेयर के नजदीक पहुंच गए और वहां नारे लगाने लगे, जिसके बाद मार्शलों को बीच में आना पड़ा और चेयर की सुरक्षा करनी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद नारे लगते रहे और सभापति लगातार सांसदों को सीट पर भेजने की कोशिश करते नजर आए। और यह सारा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर दी, जिस पर बीजेपी भड़क गई, क्योंकि खड़गे इस बात पर अड़े रहे कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री राज्यसभा में मौजूद रहें। 167 को आप मान्यता दीजिए, चर्चा होने दो, प्रधानमंत्री जी आने दो और उनके सामने हम अपनी विषय रखें। अरे क्या प्रधानमंत्री आने से क्या होने वाला है? क्या परमात्मा है क्या? ये सदन नहीं, क्या परमात्मा है? क्या परमात्मा है वो? ये कोई भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। इससे पहले विपक्ष ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा की मांग की, जिसके लिए आरजेडी के सांसद मनोज झा ने नोटिस भी दिया। लेकिन नियमों की वजह से राज्यसभा में चर्चा का पेच फंस गया, क्योंकि मानसून सत्र खत्म होने वाला है। इसी बीच सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसका जिक्र केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में किया। उन्होंने साफ कर दिया कि मणिपुर पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी पर सहमति नहीं बनी और इसी बात पर सदन में बहस शुरू हो गई। इज्जत के साथ गए, हमने कॉफी मांगी पी। अब सर विषय समझे, वहां पे एक गठबंधन जो है, घमंडिया गठबंधन, इस घमंडिया गठबंधन के सब लोग थे। वहां ये प्रस्ताव हमारे समक्ष रखा गया और साथ में कंडीशन लगाई गई कि आप लोगों ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। उसमें प्रहलाद जी और मैंने रिफ्यूज किया, ये गलत बोल रहे हैं कि मैंने एग्री किया। ऑनरेबल मेंबर, मैं कोई एग्री नहीं किया, ये गलत इन्होंने। उधर पश्चिम बंगाल के हुगली में पंचायत बोर्ड के गठन पर हिंसा भड़क गई। वहां टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। इसके बाद वहां से डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सड़क पर जंग का मैदान बना दिखाई दिया। कुछ लोगों और पुलिस के बीच बहसबाजी और जमकर झड़प होती दिखी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए। कई जगह से बमबाजी की तस्वीरें भी सामने आई।
हाथ में डंडे लिए पुलिस उस भीड़ को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद जब आग बबूला भीड़ ने कदम पीछे नहीं खींचे तो पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। बताया गया कि फुरपुरा पंचायत बोर्ड के गठन पर यह विवाद शुरू हुआ था। और पश्चिम बंगाल के हुगली में भड़की हिंसा के बाद हालात संभालने के लिए वहां सुरक्षा बल के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया, क्योंकि टीएमसी और सीपीएम के समर्थकों ने वहां जमकर उत्पात मचाया, जिससे पूरे इलाके में हिंसा की आग भड़क उठी। जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। बाद में सुरक्षा बल के जवानों ने उस इलाके में मार्च भी निकाला। वहां से सामने आई तस्वीरों में जहां कुछ देर पहले भीड़, हंगामा, बमबाजी और पत्थरबाजी होती दिखी थी, वहां सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इलाके की दुकानों पर ताले पड़े नजर आए। तनाव को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें कुछ मोटरसाइकिल सवार पाबंदियों के बावजूद सड़कों से गुजरते दिखे, जिन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इस बीच महाराष्ट्र के संभाजी नगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी सरेआम गोली चलाता दिखा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पैसों के लेन देन के विवाद में उस आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी और यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें गोली चलाने वाला आदमी काला कुर्ता पहने सड़क के किनारे मौके का इंतजार करता दिखा और जैसे ही सफेद शर्ट पहने दूसरा आदमी सामने से सड़क पार करने लगा, तभी काला कुर्ता पहने आदमी ने उस पर फायरिंग कर दी। आरोपी ने उसको एक के बाद एक कई गोलियां मारी, जिससे सफेद शर्ट वाला आदमी वहीं सड़क पर गिर पड़ा और उसने वारदात के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी का पैर पकड़ लिया। सरेआम गोली चलने से मची अफरा तफरी के बीच कुछ लोग आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़े और एक बुजुर्ग ने उस आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने घटनास्थल से गोली के कई खोखे भी बरामद किए। इधर बिहार के वैशाली में एक सरकारी अस्पताल में एक आदमी की मौत पर बवाल हो गया। जिस आदमी की मौत हुई उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि यह घटना अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई, जबकि अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो मरीज दम तोड़ चुका था। जिसके बाद उन लोगों का गुस्सा भड़क गया और आग बबूला परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और उनके हाथ जो लगा उन्होंने उसे तहस नहस कर दिया। खिड़कियों के कांच तोड़ दिए, कमरे में रखे कुर्सी मेज समेत सारा सामान जमीन पर पटक दिया। दवाइयां और जरूरी कागजात बेतरतीब तरीके से पड़े नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने अस्पताल में तैनात एक गार्ड के साथ मारपीट भी की और जब पुलिस वहां पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने पत्थरों की बारिश करके उन्हें वहां से खदेड़ दिया। सब तो क्षतिग्रस्त हो ही गया है, जो इमरजेंसी में दवा जितना है। उनका आरोप था कि सड़क हादसे में घायल वो अपने मरीज को जब अस्पताल लाए तो उसका इलाज करने के लिए वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। उधर सीरिया में कुर्द लड़ाकों का तुर्की के समर्थन वाले लड़ाकों के गुट पर जानलेवा हमला करने का खौफनाक वीडियो सामने आया। 12 साल से गृह युद्ध की आग में जल रहा सीरिया तुर्की का पड़ोसी है और उसके उत्तरी हिस्से में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है, जिन्हें तुर्की आतंकवादी मानता है। इसलिए कुर्द लड़ाके और तुर्की के समर्थन वाला सीरिया की सरकार का विरोधी गुट एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और सामने आए वीडियो में उनकी वही दुश्मनी देखने को मिली। कुर्द लड़ाके तुर्की की टीम के लड़ाकों पर अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आए। तभी तुर्की के गुट वाला एक विद्रोही कुर्द लड़ाकों की गोलियों से बचकर भागता दिखाई दिया, मगर कुर्द लड़ाके उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े और उन्होंने रॉकेट लॉन्चर ही निकाल लिया। वहीं ईरान में 7 साल बाद सऊदी अरब के दूतावास में फिर कामकाज शुरू हो गया। ईरान के मीडिया ने दावा किया कि सऊदी अरब में भी जल्द ही ईरान का दूतावास खुलेगा, जो साल 2016 में दोनों के बीच हुए एक विवाद की वजह से बंद हो गया था। और ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। ईरान के मीडिया के मुताबिक मार्च में चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करवाई थी, जिसमें दोनों देशों ने फिर से राजनयिक संबंध बहाल करने पर सहमति जताई थी। जिसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान में पिछले 7 साल से बंद चल रहे सऊदी अरब के दूतावास को खोल दिया गया था। दोनों देशों के बीच विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब साल 2016 में सऊदी अरब में शिया मौलवी शेख अल निम्र को फांसी की सजा दे दी गई थी, जिस पर ईरान भड़क गया था और उसने सऊदी अरब से राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे। इधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बादल फटने से वहां के हालात बिगड़ गए। भारी बारिश के बाद पहाड़ से आए बेहिसाब पानी और मलबे की चपेट में आकर एक मकान ढह गया और उसमें रहने वाले 5 लोग सैलाब में बह गए। इस घटना के बाद वहां दहशत मच गई, क्योंकि बादल फटने के बाद पहाड़ से आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पहाड़ से आ रहा बेहिसाब पानी जिले के सिरमौरी ताल नाम के गांव में घुसता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा कि वहां कोई छोटा डैम टूट गया हो। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने गांव में हाहाकार मचा दिया। एक घर तो बिल्कुल ही बह गया और उसमें 5 लोग आ गए, नहीं पता चल रहा कि अभी कहाँ है। सैलाब के गुजरने के बाद लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि पूरे गांव में 3 से 4 फीट तक मलबा जमा हो गया। गांव में हर तरफ सैलाब के साथ आई बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं यूपी के मुरादाबाद में बाढ़ की वजह से वहां की रामगंगा नदी उफान पर आ गई और उफनती नदी का पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे वहां की कई सड़कें पानी में डूब गईं।
जिसकी वजह से वहां के लोगों को जान जोखिम में डालकर उसी पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वहां घुटनों तक पानी भरा नजर आया। कुछ इलाकों में तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। ऐसे में लोग ट्रैक्टर की मदद से सफर करने को मजबूर दिखे। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें जल भराव की वजह से सड़कें ही गायब दिखी, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे लोग तालाब के बीच रह रहे हों। गांव वालों के मुताबिक वहां पिछले 2 महीने से पानी भरा हुआ है और उन्हें हर रोज इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। उस नदी के उफान पर आने से वहां मौजूद कई घरों को भी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। इस बीच बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां खेतों, घरों और सड़कों पर सैलाब का सितम देखने को मिला, जिससे हालात बेहद खराब हो गए। बताया गया कि गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें तो कहीं नजर ही नहीं आई, दिखा तो सिर्फ पानी, वो भी इतना कि खेत, सड़कें, घर सब पूरी तरह पानी में समा गए। ऐसा लगा मानो रिहायशी इलाके के बीच से होकर नदी बह रही हो। वहां सड़कों पर कई फीट पानी भर जाने से लोग घुटनों तक पानी से होकर गुजरते दिखाई दिए। हालांकि हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी कर दिया। वहीं बिहार के खगड़िया से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां देखते ही देखते एक मकान ताश के पत्तों की तरह उफनती नदी में ढह गया। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें चंद सेकंड के अंदर उस पक्के मकान ने कोसी नदी में जल समाधि ले ली। जो वीडियो सामने आया उसमें नदी के कटान की वजह से मकान में दरारें पड़ती दिखी। थोड़ी देर बाद मकान की ईंटें गिरने लगी और फिर अगले ही पल पूरा का पूरा मकान ही नदी में समा गया। इस घटना के दौरान वहां कई लोग मौजूद थे जिन्होंने मकान के नदी में समाने की घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में कोसी नदी उफान पर बहती दिखाई दी। बताया गया कि खगड़िया में लगातार हो रही भारी बारिश से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। यहां तक कि कई मकान नदी में समा चुके हैं। और बिहार के मुंगेर से भी सैलाब का डराने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई। बताया गया कि लगातार हुई तेज बारिश की वजह से वहां की नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी नदी के किनारों को तोड़ते हुए रिहायशी इलाकों में घुस गया। वहां से आए एक वीडियो में चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आया। सड़क से लेकर लोगों के घर तक पानी ने कब्जा जमा लिया। हालात इतने बदतर हो गए कि कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया और गांव टापू में तब्दील हो गए। लोग घरों में कैद होकर रह गए। कुदरत के इस कहर की चपेट में आकर वहां कई बांध और सड़कें टूट गईं, जिसकी वजह से गांव वालों की परेशानी बढ़ गई। बताया गया कि इस इलाके में 10 साल बाद ऐसी तबाही आई, जिसका असर वहां पर लगे मलमास मेले पर भी दिखा, क्योंकि इस रास्ते से जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर भीषण बाढ़ ने यूरोप के देश नॉर्वे में हजारों लोगों को बेघर कर दिया। वहां बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि हालात बेकाबू हो गए। दक्षिणी नॉर्वे के कई हिस्सों में ट्रेन सेवा तक रद्द करनी पड़ी, क्योंकि बेहिसाब बारिश के बाद वहां की नदियां बेलगाम हो गई। उफनती नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसपैठ करने लगा। सड़कें, खेत, मैदान, गलियां और यहां तक कि लोगों के आशियाने भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए। कई रास्ते बंद हो गए, लोग फंस गए, हजारों लोग बेघर हो गए और कारोबार ठप हो गया। आलम यह हो गया कि कई इलाकों में लोगों के पास न सिर छुपाने को छत बची और न खाने के लिए खाना। कहीं कहीं तो लोगों को पीने का पानी भी मैसर नहीं हुआ। वहां के मौसम विभाग ने इसे 25 साल में सबसे भयानक बाढ़ बताया। साथ ही और हालात बिगड़ने की चेतावनी भी दी, क्योंकि वहां की नदियों का पानी अपने तटों को तोड़कर निचले इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। इस बीच दक्षिण कोरिया में आए चक्रवाती तूफान ने वहां तबाही मचा दी। बताया गया कि वहां तूफान की वजह से हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया और लगातार बारिश की वजह से हजारों लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। वहां के बुसान शहर से जो वीडियो सामने आया उसमें वहां की सड़कों पर पानी बहता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो, जिसकी वजह से कई गाड़ियां पानी के बीच फंस गईं। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक गाड़ी को धक्का देकर उसे जल भराव के बीच से निकालते दिखे। इसके अलावा वहां से रेस्क्यू की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वहां की रेस्क्यू टीम बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालती नजर आई। वहीं तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ भी गिर गए। ऐसे में कई रास्ते बंद करने पड़े। वहीं दक्षिण कोरिया के पड़ोसी देश उत्तर कोरिया में भी चक्रवाती तूफान से भारी तबाही मचने की खबर आई। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से वहां डराने वाले हालात हो गए, जिसके बाद वहां की कई नदियां उफान पर आ गईं। और वहां से आई तस्वीरों में उफनती नदियों का रौद्र रूप दिखा। बिजली की रफ्तार से बहता नदियों का पानी सब कुछ निगलने पर आमादा दिखा। कई तस्वीरों में तो नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहता दिखा। चक्रवाती तूफान की वजह से वहां आंधी चलने लगी, जिसमें बड़े बड़े पेड़ लहराते दिखे। वहां के मौसम विभाग ने खानून तूफान के जल्द दस्तक देने की चेतावनी जारी की, जिसकी वजह से वहां की राजधानी प्योंगयांग में भारी नुकसान की आशंका जताई गई। जिसके बाद वहां के प्रशासन ने राहत बचाव दल को अलर्ट पर रहने को कहा, जिससे तूफान की वजह से होने वाले नुकसान को संभाला जा सके। इस बीच चीन में तूफान से निपटने की तैयारी तेज कर दी गई, क्योंकि वहां के मौसम विभाग ने जल्द ही तूफान की दस्तक की आशंका जताई, जिसके बाद वहां की रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर दिया गया।
क्योंकि वहां के मौसम विभाग ने खानून तूफान के चीन में आने और उसकी वजह से भारी तबाही की आशंका जाहिर की, जिसके बाद वहां के प्रशासन ने कमर कस ली और तूफान से निपटने की तैयारी तेज कर दी। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें रेस्क्यू टीम वहां के निचले इलाकों में तैनात नजर आई। उन्होंने वहां हर वो इंतजाम करने की कोशिश की जिससे उन इलाकों को कम से कम नुकसान पहुंचे। वहां के प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी करते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जगह खाली करने की सलाह भी दी गई। उधर पाकिस्तान में सरकार भंग होने के बावजूद चुनाव पर सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गुजारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने वहां की सरकार को तो भंग कर दिया, लेकिन शहबाज सरकार में गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने यह इशारा कर दिया कि पाकिस्तान में इस साल चुनाव नहीं होंगे। और पाकिस्तानी मीडिया को दिए उस बयान ने वहां खलबली मचा दी, क्योंकि पाकिस्तान में इस साल के अंत में चुनाव होने थे, पर राना सनाउल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि ये चुनावी साल नहीं है। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी दावा किया था कि वहां होने वाले चुनाव अगले साल तक टाले जा सकते हैं, क्योंकि वहां डिजिटल जनगणना होनी बाकी है। अनुमान लगाया गया कि ये जनगणना अगले साल के मार्च या अप्रैल महीने में पूरी हो पाएगी और माना जा रहा है कि जब तक ये पूरी नहीं होती तब तक पाकिस्तान में चुनाव नहीं होंगे। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अटक जेल में बंद इमरान खान के वकीलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी जेल बदलने की अपील की। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो अटक जेल में कई खूंखार कैदी मौजूद हैं, दूसरा ये कि वहां इमरान खान को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही। इसी वजह से इमरान खान ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर सी कैटेगरी यानी सबसे घटिया स्तर की जेल में रखा गया है। इमरान के मुताबिक उनके बैरक में दिन भर मक्खियां भिनभिनाती हैं और रात में कीड़े उनकी नींद हराम कर रहे हैं। यही वजह रही कि उनके वकीलों ने इमरान खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में शिफ्ट करने की गुहार लगाई और जब तक उन्हें शिफ्ट न किया जाए तब तक अटक जेल की ए कैटेगरी के सेल में रखने की अपील की। इमरान खान को इस्लामाबाद की जिला अदालत ने कुछ दिन पहले ही 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर अटक जेल में बंद कर दिया गया था। वहीं अमेरिकी न्यूज वेबसाइट द इंटरसेप्ट ने दावा किया कि पाकिस्तान में अमेरिका के इशारे पर ही इमरान खान सरकार का तख्ता पलट हुआ था। वहां पिछले साल इमरान खान की सरकार गिरने के बाद शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया था, जिसके बाद से इमरान खान लगातार ये आरोप लगाते आए कि उनके खिलाफ साजिश रचने का काम अमेरिका ने किया था। और अब अमेरिकी न्यूज वेबसाइट द इंटरसेप्ट ने खुफिया दस्तावेज के हवाले से दावा किया कि इमरान के आरोप सही थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और अमेरिका के बीच एक डील हुई, जिसमें पाकिस्तानी सेना से यह वादा किया गया कि अगर सत्ता से इमरान को हटा दिया जाए तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इमरान खान के रूस के विरोध में न खड़े होने से नाराज था और इसलिए पाकिस्तानी सेना और अमेरिकी अधिकारियों ने मिलकर इमरान खान को सत्ता से हटाने की साजिश रची। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस से सस्ता तेल और गेहूं लेने के बाद पाकिस्तान ने पुतिन को धोखा दे दिया। दावा है कि रूस के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान यूक्रेन को खतरनाक हथियार भेजने की तैयारी में जुट गया। यानी रूस से मदद लेने के बावजूद अब पाकिस्तान ने उसकी ही पीठ में छुरा घोंपने की प्लानिंग कर ली। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान अपने घातक हथियार यूक्रेन को बेचेगा ताकि अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचा सके। पाकिस्तान ने हथियारों को यूक्रेन भेजने के लिए पश्चिम एशिया के एक देश से संपर्क किया और उसके जहाजों के जरिए घातक हथियारों को भेजने का प्लान बना लिया। ये हथियार पोलैंड के दाइंग पोर्ट पर पहुंचाए जाएंगे, जिसके बाद वहां से इन्हें यूक्रेन भेजा जाएगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले महीने यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया था और उसी समय दोनों देशों के बीच हथियारों की बड़ी डील हुई थी। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़की के बहस करने पर नायब तहसीलदार उस लड़की को थप्पड़ मारती नजर आई। और जो वीडियो सामने आया उसमें वो लड़की उस नायब तहसीलदार से बहस करती दिखी और फिर बात इतनी बढ़ गई कि नायब तहसीलदार ने सबके सामने उस लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। बताया गया कि वो अधिकारी वहां एक जमीन को कब्जे से मुक्त करवाने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान किसी बात को लेकर उनकी उस लड़की से बहस हो गई। इस दौरान गुस्से से तमतमाई नायब तहसीलदार ने उस लड़की को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद गांव के लोग भड़क गए। हालांकि मामला बिगड़ता देख पुलिस कर्मियों ने उस अधिकारी को वहां से हटा लिया, लेकिन लड़की के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर उस नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस बीच दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक निर्माणाधीन हाउसिंग सोसाइटी में कुछ लोग चोरी के इरादे से घुस गए। पुलिस के मुताबिक वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड के विरोध करने पर उन्होंने गार्ड के ऊपर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में उनमें एक आदमी की मौत हो गई, जबकि उसके बाकी साथी भागने में कामयाब हो गए। वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि 3 से 4 की संख्या में चोर उस निर्माणाधीन हाउसिंग सोसाइटी में घुसे और उन्होंने वहां रखे सरिये और कीमती सामान ले जाने की कोशिश की। जब उस सोसाइटी के एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गार्ड पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में गार्ड ने भी उन पर गोलियां चलाई, जो उनमें एक चोर को लग गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक चोर की पहचान कमरुद्दीन के रूप में की, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया गया। इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्टूडेंट पॉलिसी के विरोध में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। इसके लिए एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता जीवाजी विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचे, लेकिन वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया,
जिसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इस बीच वहां हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर पानी की बौछार करनी पड़ी, जिससे कार्यकर्ताओं की भीड़ तितर बितर हो गई। वहां से आए वीडियो में एनएसयूआई के कार्यकर्ता पानी की बौछार के बीच बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे। पुलिस की सख्ती के बाद जब वो जीवाजी विश्वविद्यालय के अंदर नहीं घुस पाए तो वो गेट पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। उधर अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी एफबीआई ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को जान से मारने की धमकी देने वाले एक शख्स को उसके घर में घुसकर ढेर कर दिया। ये घटना बाइडेन के अमेरिकी राज्य यूटा के दौरे पर जाने से कुछ घंटे पहले हुई। बताया गया कि यूटा में रहने वाले उस शख्स ने फेसबुक पर धमकी दी थी कि वो बाइडेन के दौरे पर उनकी हत्या कर देगा। इसलिए बाइडेन का दौरा शुरू होने से पहले एफबीआई के अधिकारियों की एक टीम सुबह करीब 6:15 बजे यूटा गई और धमकी देने वाले उस शख्स के घर पहुंची। बताया गया कि एफबीआई उसे गिरफ्तार करना चाहती थी, मगर उस आदमी ने एफबीआई के अधिकारियों पर ही गन तान दी और फिर हुई फायरिंग में बाइडेन को मारने की धमकी देने वाला वो शख्स खुद ही मारा गया। कहा जा रहा है कि मरने वाला शख्स पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक था। इस बीच अमेरिका के हवाई में जंगलों की आग ने विकराल रूप ले लिया। वहां आग इतनी तेजी से बढ़ रही है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां 36 लोगों की मौत हो गई और हजारों एकड़ जंगल जलकर राख हो गया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें चारों तरफ आग की लपटें और धुआं उड़ता दिखा। वीडियो में जितनी भी दूर नजर गई सिर्फ और सिर्फ आग और काला धुआं नजर आया। बताया गया कि आग का विकराल रूप देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रेस्क्यू के लिए अमेरिकी सेना को वहां तैनात कर दिया। साथ ही आग पर काबू पाने के लिए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी वहां भेजे गए, क्योंकि वहां आग की वजह से इस कदर हालात बेकाबू हो गए कि लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि आग की वजह से वहां करीब 300 घरों को नुकसान पहुंचा और कई लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। उधर लंदन से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां टिकटॉक ऐप की सनक में कुछ लोग एक दुकान लूटने पहुंच गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो लोग सड़क पर भागते नजर आए। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती दिखी और जैसे ही वो पुलिस के हाथ आए वो उनसे भिड़ गए और थोड़ी देर में वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान वहां काफी लोग मौजूद थे जिन्होंने उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आए। बताया गया कि उन लोगों ने टिकटॉक ऐप पर लूट का एक वीडियो देखा था, जिससे प्रभावित होकर वो वहां की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर एक दुकान में चोरी करने पहुंच गए, लेकिन उनकी ये कोशिश तब नाकाम हो गई जब पुलिस वहां पहुंच गई। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की वो वहां से भाग गए। इस दौरान पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त और मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी धर्मनजोत सिंह आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा था। एक रोज पहले ही अमेरिका के कैलिफोर्निया में उसके पकड़े जाने की खबर सामने आई थी, जिसके खिलाफ मोहाली पुलिस के स्टेट ऑपरेशन सेल ने जनवरी में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें यह बताया गया कि धर्मनजोत सिंह आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। पुलिस एफआईआर के मुताबिक धर्मनजोत गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का बेहद करीबी है और वो उसके साथ मिलकर पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि आतंकी हमले के साथ ये दोनों टारगेट किलिंग की प्लानिंग में भी जुटे हुए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पकड़ा गया धर्मनजोत सिंह मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस के इशारे पर उसने मूसेवाला की हत्या के लिए पंजाब के मानसा में हथियारों की सप्लाई करवाई थी। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने अवैध वसूली के आरोप में गैंगस्टर अतीक अहमद के एक गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इस मामले में पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि गैंगस्टर अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद नुसरत ने प्रयागराज के एक बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की डिमांड की थी, लेकिन जैसे ही उस बिल्डर ने पुलिस को जानकारी दी आरोपी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अतीक के दोनों बेटे उमर और अली भी आरोपी हैं। उमर इन दिनों लखनऊ जेल में है, जबकि अली प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उनके अलावा अतीक के एक और गुर्गे असद कालिया को इसी केस में आरोपी बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद नुसरत को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इन तीनों आरोपियों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है, जिसके लिए पुलिस जल्द ही कोर्ट से रिमांड लेगी। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में हुई फायरिंग मामले में आरोपी चेतन सिंह के नार्को टेस्ट के लिए रेलवे पुलिस ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। खबर है कि चेतन सिंह रेलवे पुलिस की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा और इसीलिए जांच टीम ने उसका नार्को टेस्ट करवाने का फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच कर रही रेलवे पुलिस ने इसके लिए मुंबई की बोरीवली कोर्ट में अर्जी दाखिल की, ताकि ट्रेन गोलीकांड की असली वजह का पता चल सके। खबर है कि आरोपी चेतन सिंह पूछताछ में पुलिस की मदद नहीं कर रहा है। इस बीच सूत्र ये भी बताते हैं कि चेतन सिंह के वकील ने नार्को टेस्ट की इस अर्जी का कोर्ट में विरोध किया। ये घटना 31 जुलाई को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के नजदीक हुई थी, जिसमें कांस्टेबल चेतन सिंह पर आरपीएफ के एएसआई समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। इस बीच ज्ञानवापी मामले में यूपी के वाराणसी में जिला प्रशासन ने सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षों की मौजूदगी पर रोक लगा दी। यह फैसला पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों की एक अहम बैठक के बाद लिया गया।
जिसके मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष एएसआई की टीम से दूर रहेंगे। जिला प्रशासन ने साफ किया कि किसी भी पक्ष को अगर अपनी बात रखनी हो तो एएसआई की टीम जब ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हो रही हो या बाहर निकल रही हो तब वो पक्ष अपनी बात रख सकेगा। दोनों पक्षों को लंच के दौरान भी अपनी बात को रखने का वक्त दिया गया, लेकिन सर्वे के दौरान एएसआई की टीम से कोई भी बात नहीं करेगा। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो कोर्ट की लड़ाई को बाहर न लाएं, यानी सर्वे के दौरान लोगों को बयानबाजी से बचने की भी सलाह दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में पिछले कई दिनों से सर्वे में जुटी है। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसके पश्चिमी इलाके में रूस की सेना ने हवाई हमले तेज कर दिए। आरोप है कि पुतिन की फौज ने वहां ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए, जिसमें एक तेल डिपो पूरी तरह तबाह हो गया और भीषण हमले की वजह से वहां जोरदार धमाका हुआ और उस डिपो में आग लग गई, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने उसके पश्चिमी इलाके को निशाना बनाया और रिवने प्रांत में एक के बाद एक लगातार कई ड्रोन हमले कर दिए। इस दौरान वहां उस तेल डिपो पर भी ड्रोन से बम गिराए गए, जिसके बाद उस तेल डिपो में जबरदस्त विस्फोट हुआ और वो डिपो तबाह हो गया। वहीं धमाके के बाद राहत का काम करने वाली टीम रेस्क्यू के लिए जुट गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हवाई हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन आसपास के इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा, क्योंकि रिवने प्रांत के गवर्नर ने एक बयान जारी कर इसका दावा कर दिया। और भीषण जंग के बीच दावा किया गया कि जापोरिजिया में रूस की फौज ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इन हमलों में 3 लोगों की मौत की खबर से वहां हड़कंप मच गया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने जापोरिजिया परमाणु प्लांट से करीब 50 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी इलाके में बमबारी की, जिससे जापोरिजिया में कई इमारतें तबाह हो गईं और भीषण हमले के बाद वहां से सामने आए एक वीडियो ने इसकी तस्दीक कर दी, क्योंकि उस वीडियो में एक इमारत से धधकी आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा, जबकि वहां दूसरी इमारत पूरी तरह ध्वस्त दिखाई दी, जिसके दरवाजे और खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखरे हुए नजर आए। इस बीच राहत का काम करने वाले लोग धराशायी हुई इमारतों से मलबा हटाते दिखे। वहीं कुछ दमकल कर्मी आग बुझाते नजर आए। आरोप है कि रूस के सैनिकों ने जापोरिजिया में ताबड़तोड़ बम बरसाए, जिनमें 9 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। उधर रूस के मीडिया के मुताबिक उनके सैनिकों ने क्राइमिया और मॉस्को में 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना रूस की धरती को लगातार ड्रोन हमलों से दहलाने की कोशिश में जुटी है। और इसी कड़ी में यूक्रेन की ओर से रूस पर एक बार फिर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए गए, जिनके जरिए रूस की राजधानी मॉस्को और उसके कब्जे वाले क्राइमिया को निशाना बनाया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दुश्मन की सेना ने क्राइमिया पर 11 ड्रोन छोड़े, जिनमें 9 ड्रोन को क्राइमिया की सरहद में घुसने से पहले ही एयर डिफेंस की मदद से काला सागर में ढेर कर दिया गया, जबकि बाकी 2 ड्रोन क्राइमिया के सेवेस्तोपोल शहर के करीब मार गिराए गए। इसके अलावा रूस की सेना ने मॉस्को की ओर बढ़ रहे 2 ड्रोन को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हवा में तबाह करने का दावा किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का रहना मुश्किल हो गया और उन पर कई हमले भी हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि जून में वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसके बाद से वहां के लोगों में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के लोगों ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बुरी तरह पीटा और कुछ लड़ाकों की तो पत्थर से मारकर हत्या तक कर दी। यही नहीं, रूस के लोगों ने तो वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर देशद्रोही होने का भी आरोप लगा दिया। जून में वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ बगावत की थी और अपने लड़ाकों को लेकर मॉस्को की तरफ बढ़ गए थे। हालांकि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन और येवगेनी प्रिगोजिन के बीच समझौता तो करा दिया था, लेकिन प्रिगोजिन के विद्रोह के बाद से ही रूस के लोगों का वैगनर लड़ाकों के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया और वहां के लोग वैगनर लड़ाकों के खून के प्यासे हो गए। इसलिए रूस में वैगनर लड़ाकों पर हमले बढ़ गए। इधर हरियाणा के हिसार से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 लोग पिस्तौल के दम पर शराब की एक दुकान में लूटपाट करते दिखाई दिए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो लोग दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर धमकाते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो दुकानदार पैसे गिनता दिखाई दिया। तभी 2 बदमाश पिस्तौल के साथ दुकान में घुसे और कुर्सी पर बैठे उस दुकानदार को धमकाने लगे। तभी दुकान का एक कर्मचारी भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद खबर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी। लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। सदन में जब वोटिंग हुई तो विपक्षी सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान ही वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना भाषण पूरा किया और फिर नियम के हिसाब से वोटिंग हुई, जिसमें ध्वनि मत से सरकार की जीत हुई और विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। जबकि इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री ने आखिरी दिन बहस में हिस्सा लिया और विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा और दावा किया कि विपक्ष बिना किसी तैयारी के अविश्वास प्रस्ताव लाया। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बीच में बोलते बोलते रुक गए, क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री बोल रहे थे विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद सदन से जाने लगे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को थोड़े समय के लिए रुकना पड़ा। लेकिन वो ज्यादा नहीं रुके और उन्होंने विपक्ष के सदन से वॉकआउट के दौरान ही बोलना शुरू कर दिया और विपक्षी सांसदों पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। शब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कभी मणिपुर पर चर्चा चाहता ही नहीं था। उन्होंने अमित शाह के एक दिन पहले दिए गए भाषण का जिक्र किया और विपक्ष पर मणिपुर मुद्दे पर सियासत करने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि लोग इतना झूठ फैला सकते हैं, ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग। वहीं प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर अपनी सरकार की मंशा साफ करते हुए यह कहा कि उनकी सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार थी। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में सरकार की ओर से की गई चर्चा की कोशिशों का जिक्र करते हुए विपक्ष को आड़े हाथ लिया। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ, चर्चा करो। गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिख करके कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर। इसका यह परिणाम था। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने मणिपुर में हिंसा पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मणिपुर के वायरल वीडियो के मामले के बाद विपक्ष लगातार सदन में यह मुद्दा उठा रहा था। प्रधानमंत्री ने उसी मामले का जिक्र किया और दोषियों को कड़ी सजा देने का भरोसा दिया। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और यह अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर बोलते हुए वहां के लोगों को भरोसा दिया कि मणिपुर की समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकाला जाएगा, क्योंकि उनकी सरकार वहां हिंसा रोकने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केवल मणिपुर ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने कभी नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वहां सीटें कम हैं। नॉर्थ ईस्ट में उनकी कोशिश रही कि जहां पर एक्का दुक्का सीटें होती थी वो इलाके उनके लिए स्वीकार्य नहीं थे, वो इलाके उनको मंजूर नहीं थे, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था, उनको देश के नागरिक के रीते उनकी कोई संवेदना नहीं थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के एक दिन पहले दिए उस बयान की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने मणिपुर में हुई हिंसा पर केंद्र सरकार को घेरते हुए टिप्पणी की थी। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। वहीं अपने भाषण में प्रधानमंत्री विपक्षी गठबंधन इंडिया का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने यूपीए को खत्म करने के फैसले पर तंज कसा, क्योंकि बेंगलुरु में हुई बैठक में ही विपक्ष के नए गठबंधन का नाम पड़ा, जिसमें कांग्रेस समेत कई ऐसी पार्टियां शामिल हैं जो पहले एक दूसरे की विरोधी हुआ करती थी। एक और
यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने संसद में जोरदार भाषण दिया और विपक्ष के आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया। यही नहीं, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए उनके सदन में चर्चा के अंदाज पर तंज कस दिया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी एकता पर तो उंगली उठाई, मजाकिया अंदाज में बहस के दौरान विपक्षी सांसदों के भाषण पर भी चुटकी ले डाली। अपने कट्टर भ्रष्ट साथी उनकी शर्त पर मजबूर होकर के और इस अविश्वास पर प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव की पिच पर ऑल आउट करने का दावा तक कर डाला। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों के भाषण की खुलकर तारीफ भी की। देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर से। वहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विगाविसेंसियो की सरेआम गोली बरसाकर हत्या कर दी गई है। राजधानी कीतो में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद जैसे ही अपनी गाड़ी में जाकर वो बैठे, हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अचानक हुए इस हमले की वजह से वहां मौजूद उनके सुरक्षा कर्मी भी कुछ नहीं कर पाए। इस हमले में कई लोग घायल भी हो गए, जिनमें ज्यादातर पुलिस वाले शामिल हैं। इस हत्याकांड के बाद इक्वाडोर में इमरजेंसी लागू कर दी गई ताकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विगाविसेंसियो की हत्या के बाद वहां का माहौल न बिगड़े, क्योंकि वहां के मीडिया का दावा है कि इस हत्याकांड के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और किसी भी वक्त वहां हिंसा भड़क सकती है, क्योंकि 20 अगस्त को इक्वाडोर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विगाविसेंसियो पर दिन दहाड़े इतनी गोलियां बरसा दी गईं कि उनकी जान चली गई। यह हमला उस वक्त हुआ जब फर्नांडो विगाविसेंसियो राजधानी कीतो में एक रैली से बाहर निकल रहे थे। वो जैसे ही बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठे, दूसरी तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वहां मौजूद पुलिस को हमलावरों को रोकने का मौका ही नहीं मिल सका। आनन फानन में पुलिस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अस्पताल लेकर गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही फर्नांडो विगाविसेंसियो की मौत हो चुकी थी। और इस हत्याकांड के बाद इक्वाडोर में अगले 2 महीनों के लिए इमरजेंसी लगा दी गई। वहां की सरकार ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विगाविसेंसियो की हत्या के बाद 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान कर दिया। इसके साथ ही पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि हमलावरों ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विगाविसेंसियो की हत्या के बाद भी वहां कई राउंड गोलियां चलाईं। जिस हॉल में फर्नांडो विगाविसेंसियो का चुनावी कार्यक्रम था, वहां का मंजर तो और भी डरावना दिखाई दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां जमीन पर लेट गए, लेकिन इस दौरान भी हमलावर जबरदस्त फायरिंग करते रहे। उस हॉल के बाहर भी कई लोग जमीन पर तो कुछ सीढ़ियों पर लेटे नजर आए। वहीं गोली लगने से घायल हुआ एक पुलिस वाला खुद को संभालने की कोशिश करता दिखाई दिया। फायरिंग की इस घटना के काफी देर बाद तक सड़क पर दहशत का माहौल नजर आया। इधर हरियाणा के हिसार से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 लोग पिस्तौल के दम पर शराब की एक दुकान में लूटपाट करते दिखाई दिए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो लोग दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर धमकाते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें वो दुकानदार पैसे गिनता दिखाई दिया। तभी 2 बदमाश पिस्तौल के साथ दुकान में घुसे और कुर्सी पर बैठे उस दुकानदार को धमकाने लगे। तभी दुकान का एक कर्मचारी भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली चलने के बाद दुकान में धुआं छा गया। जान बचाने के लिए दुकानदार और दूसरे कर्मचारी अंदर की तरफ भागे। जैसे ही वो दोनों वहां से हटे, बदमाशों ने मौके का फायदा उठाया और वहां रखे 40,000 रुपए लेकर भाग निकले। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और सीसीटीवी वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी।
इस बीच महाराष्ट्र के नागपुर से बीजेपी नेता सना खान के अचानक गायब होने से वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि वो 1 अगस्त को अपने एक रिश्तेदार के साथ जबलपुर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन जबलपुर पहुंचने के बाद 3 अगस्त से सना और उनके परिवार के बीच कोई संपर्क नहीं हो पाया, जिसकी वजह से परेशान होकर परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। और नागपुर पुलिस ने दावा किया कि बीजेपी नेता सना खान को किसी ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद वो जबलपुर में पप्पू साहू नाम के एक आदमी से मुलाकात करने गई, जिस पर शराब तस्करी और हत्या का आरोप है। बताया गया कि सना 1 अगस्त को अपने एक रिश्तेदार के साथ नागपुर से रवाना हुई और 2 अगस्त को जबलपुर पहुंचने के बाद फोन पर अपने परिवार से उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने परिवार से पप्पू साहू से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। लेकिन 2 अगस्त के बाद सना से उनके परिवार का संपर्क नहीं हो पाया और वो गायब हो गई, जबकि पप्पू साहू से भी सना के परिवार का संपर्क नहीं हो पाया। इसलिए घर वालों ने मिसिंग दाखिल की। उससे ऊपर मनकापुर पुलिस और ऑफिसर सर्च कर रहे हैं। बताया गया कि सना खान और पप्पू साहू के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। वहीं एनडीए को टक्कर देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया को जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी झटका दे सकती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल और पश्चिमी यूपी में अच्छी पकड़ रखने वाली आरएलडी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी विपक्षी गठबंधन इंडिया से रिश्ता तोड़कर एनडीए का दामन थाम सकती है। इस बात को हवा तब मिली जब 7 अगस्त को दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभा से नदारद रहे। इसके बाद एक रोज पहले आरएलडी नेताओं ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे अफवाह बता दिया। ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ऐसे सवाल हवा में उछालती है कि गठबंधन के साथी कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इससे पहले जयंत चौधरी पटना में भी विपक्षी गठबंधन की बैठक में नहीं पहुंचे थे, हालांकि वो 17 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक में शामिल हुए थे। इधर हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि नूह हिंसा में शामिल 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर 31 जुलाई को नूह में भड़की हिंसा के बाद वहां के नलेश्वर महादेव मंदिर में छिपे लोगों पर पथराव करने का आरोप लगा। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि मुनफैद और सैकुल नाम के उन दोनों आरोपियों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उस इलाके की घेरेबंदी की। पुलिस की तरफ से सरेंडर की चेतावनी दिए जाने के बावजूद उन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ये ताउड़ू और नूह इलाके की पहाड़ियां हैं जहां पर उन बदमाशों के होने की भनक लगी थी और ये एक ट्रैप लगाया गया था पुलिस के द्वारा। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जवाबी फायरिंग में मुनफैद नाम का वो आरोपी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं उसके साथी सैकुल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के साथ जारी जंग के मैदान में रूस अब अपना सबसे शक्तिशाली हथियार उतारने वाला है। दावा किया गया कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी KH-50 मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, जो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि शायद दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे नहीं रोक पाए। ऐसे में जब से इस मिसाइल का नाम सामने आया है, अमेरिका और यूक्रेन की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि रूस के मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि KH-50 मिसाइल इतनी खतरनाक है कि वो अकेले ही पूरे यूक्रेन को तहस नहस कर सकती है। यानी अगर जंग के मैदान में रूस ने ये मिसाइल उतारी तो ये जंग यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगी। रूस के मीडिया का दावा है कि KH-50 मिसाइल की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से ज्यादा है और इस मिसाइल की रफ्तार 950 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट पर इसलिए यकीन किया जा सकता है क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले यूक्रेन ने ही बताया था। अप्रैल 2023 में यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस KH-50 मिसाइल का उत्पादन फिर से शुरू कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने वाले देश बेलारूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक बेलारूस की सरकारी एयरलाइंस के साथ वहां की कई कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया और दावा किया गया कि यह प्रतिबंध बेलारूस में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं पर हो रही कार्रवाई और यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने की वजह से लगाए गए। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने बेलारूस की सरकारी एयरलाइंस और वहां की एक स्टील कंपनी पर बैन लगा दिया। इसके साथ ही दावा किया गया कि बेलारूस के कई अधिकारियों पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। इससे पहले 2020 में बेलारूस में हुए चुनाव में राष्ट्रपति लुकाशेंको पर धांधली करने का आरोप लगा था, जिसके बाद कई पश्चिमी देशों ने उस वक्त भी बेलारूस पर प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि लुकाशेंको ने इन प्रतिबंधों को पश्चिमी देशों की साजिश करार दिया। उधर सूत्रों ने दावा किया कि आतंकी संगठन अलकायदा ने अमेरिका पर बड़े हमले की धमकी दे डाली। अलकायदा ने ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका की जेल में बंद आफिया सिद्दीकी को रिहा नहीं किया गया तो अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना होगा। आफिया सिद्दीकी को 9/11 हमले के आरोप में अमेरिका ने पिछले 20 साल से कैद कर रखा है और सूत्रों का दावा है कि आतंकी संगठन अलकायदा उन्हें अमेरिका की जेल से बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है, जिसके बाद उसने ये खुला ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका ने जेल में बंद आफिया सिद्दीकी को आजाद नहीं किया तो उस पर 9/11 से भी बड़ा हमला होगा। इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि अलकायदा ने ही पाकिस्तान को इस मामले में अमेरिका पर दबाव बनाने का काम सौंपा था।
लेकिन पाकिस्तान की सरकार इसमें नाकाम साबित हुई और अमेरिका ने उसे बुरी तरह फटकारा। सूत्रों के मुताबिक यही वजह रही कि इस काम को खुद अल-कायदा ने अपने हाथों में लिया और मुस्लिम देशों से एकजुट होकर अमेरिका को सबक सिखाने की अपील की। इधर महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई। इसके पीछे की वजह उद्धव ठाकरे का हाल ही में दिया वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि वो राज ठाकरे को फोन करने के लिए तैयार हैं। उद्धव ने उस वक्त ये जानकारी दी कि वो राज ठाकरे के पास मौजूद बाला साहब ठाकरे से जुड़ी कुछ चीजें मंगवाना चाहते हैं। लेकिन अंदर खाने ये अटकलें तेज हो गई कि उद्धव और राज ठाकरे के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। इस बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी इसके संकेत दिए। अगर नजदीक आते हैं तो कुछ तकलीफ है क्या? दो भाई है ना, दो भाई मिल नहीं सकते। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कहा। राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना का दामन छोड़कर अलग पार्टी बना ली थी। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों को एक्टिव करने के पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के प्लान को सुरक्षा बल ने डिकोड करने का दावा किया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ISI ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की साजिश रची, जिसके लिए कुछ रोज पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बैठक की गई। खुफिया सूत्रों का दावा है कि उस बैठक में ISI के बड़े अधिकारी और हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन समेत कई आतंकी शामिल हुए। सूत्र बताते हैं कि बैठक में जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, डोडा और किश्तवाड़ जिले में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने का प्लान बनाया गया। इसके लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहे उन आतंकियों को चुना गया जो कि कश्मीर के ही रहने वाले हैं, ताकि वो एक बार फिर कश्मीर में आकर नौजवानों को बरगलाकर उन्हें आतंकवाद की राह पर धकेल सकें। इस बीच शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे के बेटे के खिलाफ राजकुमार सिंह नाम के कारोबारी के अपहरण का मामला दर्ज हो गया। आरोप है कि प्रकाश सुर्वे के बेटे राज सुर्वे ने अपने साथियों के साथ राजकुमार से उनके दफ्तर में मारपीट की और ये पूरी घटना राजकुमार सिंह नाम के उस कारोबारी के दफ्तर में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे के बेटे राज सुर्वे और उनके साथी राजकुमार के साथ गाली गलौज करते दिखाई दिए। इसके बाद वो लोग उन्हें हाथ पकड़कर वहां से ले जाते दिखे। इस दौरान उनमें एक शख्स उस कारोबारी पर थप्पड़ों की बारिश करता भी दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक राज सुर्वे ने उस कारोबारी को डरा धमकाकर एक दस्तावेज पर साइन भी कराए। हालांकि इस मामले में राज सुर्वे समेत उनके 14 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इस बीच राजस्थान के सवाई माधोपुर में 3 दिन से लापता एक छात्रा का शव एक कुएं में मिला। आरोप लगा कि गांव के ही सरकारी स्कूल के शिक्षक ने उसका अपहरण किया, जिसके बाद गांव वालों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और बवाल कर रहे लोगों को शांत कराने पहुंची पुलिस के सामने भी लोगों ने हंगामा किया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें किसी तरह से समझाकर शव ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन लोगों के भारी विरोध के कारण पुलिस शव को अपने कब्जे में नहीं ले पाई, क्योंकि गांव वाले उस शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे जिस पर उस छात्रा के अपहरण का आरोप लगा था। गांव वालों के मुताबिक 3 दिन पहले छात्रा लापता हुई, जिसके बाद उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया गया, लेकिन आरोप लगा कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसी दौरान गांव वालों को उस छात्रा का शव कुएं में पड़े होने की जानकारी मिली तो उनका गुस्सा भड़क उठा। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपनी सेना को जंग की तैयारी शुरू करने का आदेश दे दिया। उन्होंने अचानक अपनी सेना के महज 7 महीने पुराने चीफ को भी बदल दिया। पड़ोसी दक्षिण कोरिया और उसका दोस्त अमेरिका उत्तर कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं और किम जोंग उन ने यह फरमान तब सुनाया जब उनके दोनों दुश्मन मिलकर 21 अगस्त से युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। इसलिए अपने दुश्मनों की मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू होने से पहले किम जोंग उन ने अपनी सेना को युद्ध की जोरदार तैयारी शुरू करने का आदेश दे दिया। यही नहीं, उन्होंने एकदम नए हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास करने का भी ऑर्डर दिया और उत्तर कोरिया के नए हथियारों में वो हवासोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है, जिसे किम अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल बता चुके हैं, क्योंकि दावा है कि वो अमेरिका को भी छलनी कर सकती है। वैसे तो किम जोंग उन अनगिनत बार अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दे चुके हैं, मगर माना जा रहा है कि इस बार उनके दिमाग में कोई बड़ी साजिश है, क्योंकि एक मीटिंग में वो अपनी सेना के अधिकारियों को कोरिया प्रायद्वीप का नक्शा दिखाते नजर आए और उस नक्शे में वो जिस तरफ इशारा करते दिखे वो दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल थी। इस बीच अमेरिका की ओर से हिजाब को लेकर एक बार फिर ईरान को उकसाने वाला बयान दिया गया। ईरान की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने ईरान में हिजाब का विरोध करने वाली महिलाओं का समर्थन किया और उनके अधिकारों की रक्षा करने का भरोसा दिया, जबकि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक रोज पहले ही अपने देश में हिजाब के खिलाफ छिड़े आंदोलन को विदेशी साजिश बताया। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को दबाने और हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्ती बढ़ाने के आदेश दिए। लेकिन दावा किया गया कि इसी बीच अमेरिका ने हिजाब पर एक बार फिर ईरान को उकसाने की कोशिश की। ईरान की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बयान दिया कि ईरान समेत दुनिया के सभी देशों में महिलाएं जो चाहें उन्हें वो पहनने की आजादी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ईरान की सरकार पर हिजाब आंदोलन को कुचलने का आरोप भी लगाया और वहां की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए दुनिया भर में आवाज उठाने का भरोसा दिया।
इधर यूपी के बदायूं में 2 महिलाओं को बीच सड़क पर पीटने का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। बताया गया कि वहां जमीन विवाद और बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में पुराना विवाद चल रहा था और घटना के दिन एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच उसी बात पर कहासुनी हुई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की उन महिलाओं को जमकर पीटा। वीडियो में वो लोग उन महिलाओं को पीटते हुए सड़क पर लाकर उन पर जमकर लात घूंसे बरसाते दिखे। आरोप है कि उन्होंने महिलाओं पर ईंट से भी हमला किया। हमले में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्ष के लोगों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। आपस में भिड़े दोनों गुटों के लोग रिश्तेदार बताए गए, जिनके बीच किसी जमीन पर कब्जे को लेकर पुराना विवाद था। इस बीच बिहार के अररिया जिले में जेडीयू के एक नेता के घर से हथियारों का जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी के घर से एक लड़के को हिरासत में भी लिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर वहां छापेमारी की, जिसमें उन्हें बड़ी संख्या में हथियारों के साथ ही ड्रग्स भी बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक सूचना के आधार पर फारबिसगंज इलाके में रहने वाले जेडीयू नेता मोहम्मद मुबारक के घर छापेमारी की। इस दौरान उन्हें उस जेडीयू नेता के घर से एक तमंचा, एक पिस्टल, एक बंदूक और 13 जिंदा कारतूस बरामद हुए। साथ ही बड़ी मात्रा में म्यांमार की करेंसी, विदेशी शराब और ब्राउन शुगर भी मिली। जांच हेतु भेजा जा रहा है, आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने एक लोडेड तमंचे के साथ आरोपी जेडीयू नेता के एक नाबालिग भतीजे को भी हिरासत में लिया। पुलिस को आरोपी के घर से जेडीयू का झंडा लगी एक गाड़ी भी मिली। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जर्मनी ने रूस के लिए जासूसी करने के आरोप में अपने एक बड़े सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि जर्मनी के इस अधिकारी ने सेना और सरकार से जुड़े कई दस्तावेज रूस को दिए। यही नहीं, आरोप तो यह भी है कि उस आदमी के तार रूस से जुड़े थे। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जर्मनी के उस अधिकारी ने बर्लिन में रूस के राजदूत से मुलाकात भी की। आरोप लगा कि इसी दौरान उन्होंने सेना से जुड़े दस्तावेज रूस को दिए और जर्मनी के बंदरगाहों की खुफिया जानकारी भी रूस को दी। इस बात की जानकारी होने पर जर्मन पुलिस ने उस अधिकारी को कोबलेंस इलाके से गिरफ्तार कर लिया और उनके घर की तलाशी भी ली। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वो अधिकारी जर्मनी के विदेश मंत्रालय से जुड़ा था। जर्मनी ने शक जताया कि ये अधिकारी रूस के उस जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है जिसके जरिए वो यूक्रेन की जंग को नाकाम करने की कोशिश में लगा है, क्योंकि यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद से ही जर्मनी रूस के खिलाफ खड़ा है। इधर मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी बाबा बागेश्वर के दरबार पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने और बीजेपी ने तंज कसा कि इसी वजह से अचानक कांग्रेस की हनुमान भक्ति जाग गई, क्योंकि भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। कमलनाथ जी ने धर्म के क्षेत्र में काम किया है, हम भी उसी दिशा में सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इसे दिखावे की भक्ति बताते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। चुनाव आता है जब भी भगवान क्यों याद आते हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इसी वजह से मंदिरों में हनुमान भक्ति का दिखावा कर रही है ताकि चुनाव में वो इसका फायदा उठा सके। इस बीच मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए रघुराज सिंह धाकड़ ने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से विधायक रहे रघुराज सिंह धाकड़ को ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता है। वो 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वो दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और पार्टी के नेता जयवर्धन सिंह ने उन्हें दोबारा कांग्रेस में शामिल करवाया। उनके साथ लगभग 1000 से अधिक कार्यकर्ता जो भाजपा में थे आज कांग्रेस का हाथ थामा है। इस दौरान रघुराज सिंह धाकड़ ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। वो अपने हजारों समर्थकों के साथ गाड़ियों का काफिला लेकर वहां पहुंचे, जिसके बाद कमलनाथ और बाकी कांग्रेस नेताओं ने उनका पार्टी में स्वागत किया। उधर इंग्लैंड के नॉर्थ डेवन इलाके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक लड़की देखते ही देखते समंदर की उफनती लहरों में बह गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो लड़की समंदर के पास बनी रेलिंग के पास खड़ी थी। तभी समंदर की भयानक लहरें उसे बहा ले गईं। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें समंदर के किनारे 2 लड़कियां खेलती नजर आईं। इसी दौरान पानी की ऊंची ऊंची लहरें बार बार चट्टान से टकराकर लौटती दिखीं, जिन्हें देखकर उनमें एक लड़की बुरी तरह डरकर वहां से भाग गई, लेकिन दूसरी लड़की वहीं खड़ी रही। तभी वो लड़की समंदर से आई एक भयानक लहर की चपेट में आ गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो लहरों के साथ बहती हुई समंदर में जा गिरी। लड़की के समंदर में गिरने से वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि देखकर ऐसा लगा जैसे वो लड़की समंदर में डूब जाएगी, लेकिन किसी तरह वो चट्टान के दूसरे छोर पर पहुंच गई और वहां मौजूद एक आदमी ने उसे बाहर निकाल लिया। इधर महाराष्ट्र के रत्नागिरी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 3 लड़के एक दुकान से लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आए। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो तीनों लड़के उस दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते दिखे। उनमें 2 लड़के उस दुकान के अंदर दाखिल हो गए, जबकि उनका एक साथी बाहर ही खड़ा रहा। जिसके बाद उन दोनों लड़कों ने दुकान में रखे सामान को खंगालना शुरू किया और वहां बनी एक दराज से एक थैला निकालकर अपने साथ ले गए। उस दुकान के मालिक ने आरोप लगाया कि उस थैले में लाखों रुपए रखे हुए थे, जिसे वो तीनों चोर अपने साथ ले गए।
वहीं सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस उन तीनों आरोपियों की तलाश में जुट गई। वहीं महाराष्ट्र के पुणे से सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक की कई गाड़ियों से खतरनाक टक्कर हो गई, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। और हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक स्कूल बस समेत करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ी हुई नजर आईं। गाड़ियों के परखचे उड़े देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। ट्रक के अगले हिस्से से जो कार टकराई वो पूरी तरह तहस नहस हो गई, जबकि ट्रक के पिछले हिस्से से भिड़ने वाली स्कूल बस के शीशे चकनाचूर हो गए। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में उस बस में सवार किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई, लेकिन दूसरी गाड़ियों के 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उधर संकट में फंसे नेपाल ने मदद का भरोसा देने पर भारत की जमकर तारीफ की। नेपाल ने दावा किया कि भारत ने उनको चावल की सप्लाई जारी रखने का भरोसा दिया, जबकि भारत में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध है। मतलब भारत ने किसी भी देश को गैर बासमती चावल देने पर रोक लगा रखी है। लेकिन इस बीच नेपाल ने दावा किया कि इस प्रतिबंध के बावजूद भारत ने नेपाल को चावल का निर्यात जारी रखने का भरोसा दिया, जिसकी वजह से नेपाल ने भारत की जमकर तारीफ की। क्योंकि भारत ने चावल के बढ़ते दामों को काबू करने के लिए 20 जुलाई को गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी, जिससे नेपाल समेत कई देशों में चावल की कीमतें अचानक बढ़ गईं, क्योंकि चावल की सप्लाई के लिए नेपाल भारत पर निर्भर है और इसलिए नेपाल सरकार ने भारत से चावल की सप्लाई को बरकरार रखने की अपील भी की थी। नेपाल ने दावा किया कि भारत ने उसकी वो मांग मान ली। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से एक बस के ऑटो को टक्कर मारने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें उस ऑटो के परखचे उड़ गए। इस हादसे में उस ऑटो में सवार करीब 15 छात्र बुरी तरह घायल हो गए और इस हादसे का वीडियो पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चों से भरा ऑटो सड़क के किनारे से जा रहा था। उसी वक्त पीछे से आ रही एक बस ने छात्रों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ऑटो पलट गया और उसमें सवार छात्र बुरी तरह जख्मी हो गए। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 4 छात्रों की हालत नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि पुलिस ने बस को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां मामूली झगड़े के दौरान एक आदमी ने अपने ही बेटे को गोली मार दी, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई और आनन फानन में घायल लड़के को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज दोनों में झगड़ा हुआ, फिर इसने अपने लाइसेंसी राइफल से उस पर गोली चलाई है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच घर के बाहर बनी सड़क को लेकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि उस आरोपी ने अपने बेटे को ही गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में सफाई कर्मियों को अपशब्द कहने के आरोप में एक मौलाना पर FIR दर्ज हो गई। एक वायरल वीडियो में वो मौलाना सफाई कर्मियों के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपशब्द कहते नजर आए, जिसके बाद एक्शन में आए नगर निगम की शिकायत पर आरोपी मौलाना के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया गया। क्योंकि वायरल हुए उस वीडियो में हाफिज नाम के वो मौलाना सफाई कर्मियों पर महिलाओं के ऊपर गलत नजर रखने के आरोप लगाते नजर आए और वीडियो में वो सफाई कर्मियों के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपशब्द भी कहते दिखे। नजर वाले उनको ऐसे घूर के देखते। स्वच्छता के मामले में इंदौर देश का नंबर 1 शहर है, इसलिए वीडियो वायरल होते ही नगर निगम एक्शन में आ गया। ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज भी कराया है। हालांकि बाद में सफाई कर्मियों को अपशब्द कहने के आरोपी मौलाना ने माफी मांगने का भी एक वीडियो जारी किया और वायरल वीडियो को 1 साल पुराना बताया। छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं, छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं, डराता वो नहीं है लोग अपने आप डरते हैं। सौबात की एक बात कही यति ने, कहीं बैठा हुआ हो भय हमारे मन के अंदर तो सुनाई मित्र की भी दे अगर पदचाप डरते हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।